मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास हो, उसको मैटर कहा जाता है। मैटर फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर को मिक्सचर भी कहा जाता है। प्योर मैटर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट जैसे कि गोल्ड, कॉपर और कंपाउंड जैसे कि H2O, NaCl। अब होमोजेनियस मिक्सचर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब समझते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहते हैं। दोज मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि वैसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स को पूरे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और सॉल्यूशन किसको कहते हैं फिर? तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का, जिसका कंपोजिशन कुछ सर्टेन लिमिट तक वेरी कर सकता है। अब सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो होता है जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्यूट वो होता है जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट। फर्दर आगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन समझते हैं। तो सॉल्यूशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दो हो तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 हो, जैसे कि सुगर प्लस वाटर प्लस सॉल्ट, तो उसको टर्नरी सॉल्यूशन। और अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट 4 होता है तो उसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझते हैं। ये टेबल NCERT में भी दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने तरीके का है? 3 तरीके का, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट अगर गैस हो और सॉल्यूट भी गैस हो तो उसका एग्जांपल होता है मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। अगर सॉल्वेंट हमारा गैस है और सॉल्यूट हमारा लिक्विड है तो उसका एग्जांपल है CHCl3 एंड N2। अगर सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट सॉलिड है तो उसका एग्जांपल है कैम्फर विथ N2। सिमिलरली लिक्विड सोल्यूशन, हमको इस चैप्टर में बेसिकली लिक्विड सोल्यूशन के ही बारे में पढ़ना है। लिक्विड सोल्यूशन भी 3 पार्ट में डिवाइड है, लिक्विड गैस, लिक्विड लिक्विड एंड लिक्विड सॉलिड। लिक्विड गैस का एग्जांपल क्या है? O2 इन वाटर, लिक्विड लिक्विड का इथेनॉल इन वाटर एंड लिक्विड सॉलिड का ग्लूकोज इन वाटर। सॉलिड सोल्यूशन का भी फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड और सॉलिड सॉलिड। गैस सॉलिड का एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ H2 इन पैलेडियम। लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल है अमलगम ऑफ Hg इन सोडियम। और सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल है कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड। अब सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जब सॉलिड डिजॉल्व्ड हो लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड में तो उसको सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अ सॉल्यूशन विच होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर कोई सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर रहा है या होल्ड कर रहा है तो उसी को क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं? तो सॉल्युबिलिटी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन है और सॉल्युबिलिटी एक क्राइटेरिया है। सॉल्युबिलिटी कैटेगरी समझ सकते हैं हम लोग। तो सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड जो कि डिजॉल्व होता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, तो उसको क्या कहा जाता है? सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। सॉल्युबिलिटी 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट और टेम्परेचर। नेचर ऑफ द सॉल्यूट मतलब पहले बता चुके हैं जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो उसके ऊपर कैसे डिपेंडेंट होता है? तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लैटिस एनर्जी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन, मतलब एक मोल ऑफ सब्सटेंस को ब्रेक करने में जितना भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। मतलब जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा उतना कम सॉल्युबिलिटी होगा, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना कम ही सॉल्युबिलिटी होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट समझते हैं। सॉल्वेंट कौन होता है? जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब से सॉल्वेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर डाइपोल मोमेंट अपना 0 के बराबर ना हो तो उसको पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है, और अगर डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर हो तो उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है। पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल H2O और ROH, एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल CCl4, बेंजीन और टॉल्यूएन हो सकता है।
एज वी नो कि लाइक डिसॉल्व इन लाइक, मतलब कि पोलर हमेशा पोलर के साथ ही अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा और नॉन पोलर के साथ। अब समझते हैं कि सॉल्वेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी किसको कहते हैं। जब कभी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो एनर्जी रिलीज होता है और उसी एनर्जी को सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। और जब सॉल्वेंट वाटर हो हमारा तो उस एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी भी कहते हैं। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होने वाला है। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ के। अब टेम्परेचर कैसे फैक्टर इफेक्ट करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट को, वो समझते हैं। तो दो केसेस इसका पॉसिबल है, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होने वाला है, इस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अब देखते हैं कि लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है। जब दो लिक्विड को मिक्स किया जाता है तो इस कंडीशन में 3 सिचुएशन बन सकता है। पहला, या तो वो लिक्विड मिसिबल लिक्विड बन जाए, या तो पार्शली मिसिबल या तो इमिसिबल। अगर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो, अगर सेम नेचर से बिलोंग करे या सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करे तो वो कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है, जैसे वाटर और अल्कोहल, बेंजीन, टॉल्यूइन और एनेक्सिन, एनेप्टेन। पार्शली मिसिबल लिक्विड कब होगा, जब एक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे से ज़्यादा या कम हो, तो उस कंडीशन में पार्शली मिसिबल लिक्विड बनता है, जैसे एनिलीन एंड वाटर, फेनॉल एंड वाटर। इमिसिबल लिक्विड कब होता है, जब दोनों का नेचर पूरा डिफरेंट हो, अगर एक पोलर हो और दूसरा नॉन पोलर हो, जैसे CCl4 H2O एंड CCl3 NH2O। अब गैस लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है, उसको समझते हैं। गैसेस जनरली सॉल्युबल होता है वाटर में कुछ लिमिटेड एक्सटेंट के लिए। गैस लिक्विड सॉल्यूशन 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ लिक्विड, प्रेशर और टेम्परेचर। एक एक करके समझते हैं। नेचर ऑफ गैस के ऊपर कैसे डिपेंडेंट रहता है, जितना ज़्यादा लिक्विफाइबल गैस होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो सॉल्वेंट में। नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर कैसे डिसॉल्व होता है, जितना ज़्यादा वो आयंस में ब्रेक डाउन हो पाए उतना ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होता है, वो हेनरीज लॉ कहलाता है। और टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट रहता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जिसके कारण सॉल्युबल होना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। अब देखते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर ऑफ द गैस पे। मतलब प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH इंटू काई। P is equals to KH into chi, where KH is Henry's law constant, chi is mole fraction of gas and P is partial pressure of gas. प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। टोटल 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इस चैप्टर में है। पहला है मास बाई मास परसेंट, जिसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। दूसरा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तीसरा है मास ऑफ बाई वॉल्यूम परसेंट, जिसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इस चैप्टर में टोटल 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। पहला है मास बाई मास परसेंट, जिसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। दूसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंट, जिसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तीसरा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, जिसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये सब फॉर्मूला एग्जाम में आते रहता है तो लर्न कर लीजिए। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ये डिपेंडेंट रहता है टेम्परेचर के ऊपर। दूसरा है मोलैलिटी, मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट किया जाता है। काई ए को Na अपॉन Na प्लस NB लिख सकते हैं, और काई बी को NB अपॉन Na प्लस NB, और काई ए प्लस काई बी हमेशा 1 के बराबर होता है। अब पार्ट्स पर मिलियन देखते हैं। इट डिफाइंस हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन प्रेजेंट, मतलब कि 1 ग्राम ऑफ वेट में कितना सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में।
वेपर प्रेशर और प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो जब लिक्विड और गैसेस आपस में इक्विलिब्रियम में होता है और उस समय जो गैसेस वेपर प्रेशर लगाता है उसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होता है वो वोलेटाइल ज़्यादा होता है। वोलेटाइल मतलब आसानी से वेपर फेज में चला जाता है। अब टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट रहता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा एंड देयरफॉर वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होने वाला है। अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कैसे डिपेंडेंट रहता है, तो उसके लिए एक लॉ आता है जिसको रॉल्स लॉ कहा जाता है। रॉल्स लॉ के हिसाब से वो स्टेट करता है कि कोई भी सॉल्यूशन अगर वोलेटाइल लिक्विड में है तो उसका पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन ए है तो उसका पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काई ए के, जहाँ पे पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और उसको पी नॉट ए काई ए से भी लिख सकते हैं। और पी नॉट ए क्या है, प्योर प्रेशर ऑफ ए। सिमिलरली पी बी इक्वल्स टू काई बी, पी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी एंड पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी काई बी। मान लेते हैं कि एक कंटेनर में ए और बी दोनों है, तो उसमें जो प्रेशर लग रहा होगा ए के वजह से भी लग रहा होगा और बी के वजह से भी लग रहा होगा। तो पी टी को पी ए इक्वल्स टू पी बी लिख सकते हैं, और पी ए को भी हम लोग देखें पी नॉट ए काई ए लिख सकते हैं और पी बी को पी नॉट बी काई बी। तो इससे एक फॉर्मूला बन के आता है कि पी टी इक्वल्स टू पी ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। अब हम लोग को पता है कि काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे काई ए के जगह पे 1 माइनस काई बी लिख सकते हैं। सिमिलर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फॉर्मूला आएगा कि पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस काई बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी। अब देखते हैं कि वेपर फेज में किस तरीके से कंपोजिशन होता है। तो पी ए इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी टोटल, पी बी इक्वल्स टू वाई बी इंटू पी टोटल एंड पी आई इक्वल्स टू वाई आई इंटू पी टोटल। अब देखते हैं कि रॉल्स लॉ, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं तो उसके कारण रॉल्स लॉ क्या हो। अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान लेते हैं बी, तो वो तो वेपर फेज में नहीं जाने वाला है, तो उसके लिए प्रेशर जो लगने वाला है वो 0 के बराबर लगने वाला है क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। तो पी टी को पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी के जगह पी नॉट ए काई ए केवल लिख सकते हैं और काई ए को 1 माइनस काई बी। तो पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी लिख सकते हैं। पी नॉट ए काई बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी टोटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है कि काई बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहा जाता है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, आइडियल सॉल्यूशन। जो वैसा सॉल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में फॉलो करे उनको आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें पी टी जो होता है वो हमेशा पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है, मतलब पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। एग्जाम्पल होता है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल, मतलब बेसिकली जिसका नेचर सेम हो या सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करे वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। एनेक्सेन, एनेप्टेन और बेंजीन टॉल्विन का भी मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। अब क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है कि वो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करेगा। तो पहला है कि मान लीजिए एक कंटेनर में ए है और दूसरे कंटेनर में बी, अगर दोनों को मिक्सअप किया जा रहा है, एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में और बी बी के बीच में हमेशा बराबर होना चाहिए, जो कि ए बी के बराबर होगा। अब यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए is also equals to P naught a chi a and Pb is also equals to P naught b chi b and therefore Pt equals to Pa plus Pb। और यहाँ पर डेल्टा H मिक्स 0 के बराबर होने वाला है। आइए देखते हैं कैसे। अगर एक कंटेनर में A ले रहे हैं और दूसरे कंटेनर में B और दोनों को मिक्सअप कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी A के बीच में +20 है और BB के बीच में +20 है, तो 2AB हो जाएगा -20। अब दोनों को अगर सम करते हैं तो +20 +20 +2 टाइम्स ऑफ 20, क्योंकि यहाँ पे मोल्स AB का 2 है, +40 -40 जो कि 0 हो जाने वाला है, मतलब डेल्टा H मिक्स 0 हो जाने वाला है। सिमिलरली डेल्टा V मिक्स भी आइडियल सोल्यूशन के लिए 0 होता है। अगर एक कंटेनर में 100 ml का सोल्यूशन है और दूसरे में भी 100 ml का सोल्यूशन है और दोनों को मिलाने के बाद 200 ml में बन जा रहा है, V इनिशियल हमारा 200 ml है और V फाइनल भी 200 ml। अगर डेल्टा V मिक्स निकालें, मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो वो 0 आने वाला है। हेंस प्रूफ हो जाता है कि डेल्टा V मिक्स आइडियल सोल्यूशन के लिए 0 होता है।
अब आइए देखते हैं कि ग्राफ किस तरीके का होता है। एक सॉल्यूशन है ए जिसका मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट पे काई ए इक्वल्स टू 1 है, मतलब मैक्सिमम है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ये मिनिमम होने के बाद 0 तक पहुंच जा रहा है। सिमिलरली काई बी यहाँ पे 0 है और हम लोग को पता है कि काई ए प्लस काई बी 1 के बराबर होता है। सिमिलरली काई बी यहाँ पे मिनिमम से मैक्सिमम होते होते 1 पे आ जा रहा है। मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन जिसका प्योर प्रेशर ए है और उससे दूसरा सॉल्यूशन उसका प्योर प्रेशर बी जो कि ए से ग्रेटर है, तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, पार्शियल प्योर प्रेशर ऑफ ए को ज्वाइन करते हैं, सिमिलरली प्योर प्रेशर ऑफ बी को ज्वाइन करते हैं। अब इससे कंक्लूड करके हम लोग निकाल सकते हैं कि ये जो होने वाला है वो प्रेशर होने वाला है, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का, जिसको पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी लिख सकते हैं। अब समझते हैं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। वैसा सॉल्यूशन जो कि रॉड्स लॉ को ओवर अ वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब अच्छे रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे फॉलो ना करे, उनको नॉन आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है। नॉन आइडियल सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, तो पहला कंडीशन यही होता है कि पी ए जो है वो पी नॉट ए काई ए के बराबर नहीं होना चाहिए, पी बी पी नॉट बी काई बी के बराबर नहीं होना चाहिए, और पी टी पी ए प्लस पी बी के बराबर नहीं होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और डेल्टा वी मिक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके का होता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। चलिए एक एक करके समझते हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी का ए से कम हो और बी बी से बराबर हो तो उसको पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। अगर पी ए ग्रेटर देन हो पी नॉट ए काई ए के और पी बी भी ग्रेटर देन हो पी नॉट बी काई बी के तो पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म करता है। डेल्टा एच मिक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डेल्टा वी मिक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर पॉजिटिव डेविएशन। अब डेल्टा एच मिक्स कैसे 0 होगा, मान लेते हैं कि एक कंटेनर है ए और दूसरा है बी और तीसरे में हम लोग ए और बी को मिक्स कर रहे हैं। तो पहले का डेल्टा एच 20 मान लेते हैं और दूसरे का 25, तो तीसरे का जो डेल्टा एच होगा उसको मान लेते हैं कि -15 होगा। तो डेल्टा एच 2 टाइम्स -15 होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 है। अब डेल्टा एच को अगर मिक्स करें, मतलब सिंप्लीफाई करें, तो डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 होने वाला है, जिसका सम +15 निकल के आने वाला है। इसका मतलब यहाँ है कि डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म कर रहा है। पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा वी मिक्स भी 0 के बराबर होता है, मतलब 0 से ग्रेटर देन होता है। आइए समझते हैं कैसे। एक कंटेनर में 100 ml का सॉल्यूट है, दूसरे में 80 ml, और ए और बी को जब मिक्स करें तो वो 250 ml बन जा रहा है। वी इनिशियल 180 ml है और वी फाइनल 250 ml। तो डेल्टा वी मिक्स मतलब वी इनिशियल माइनस वी फाइनल 250 माइनस 180 होने वाला है, जो कि +70 के बराबर होने वाला है। तो इसका मतलब है कि डेल्टा वी मिक्स यहाँ ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म कर रहा है। अब देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन का क्या हो सकता है। तो जैसे इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन, और एसीटोन एंड बेंजीन जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। कुछ एग्जाम्पल्स है पॉजिटिव डेविएशन का। सिमिलरली इस ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पे सेम केस हो रहा है कि काई ए एक तरफ 1 है जो कि मैक्सिमम है और दूसरे तरफ मिनिमम, और काई बी अगर 0 है तो दूसरे तरफ मैक्सिमम हो जा रहा है। यहाँ पे पी ए जो है वो हमेशा ज़्यादा हो रहा है पी नॉट ए काई ए के, तो उसका ग्राफ ऊपर से जा रहा है। सिमिलरली पी बी भी ज़्यादा हो रहा है पी नॉट बी काई बी से, तो इसका भी ग्राफ ऊपर जा रहा है। और पी टोटल भी ग्रेटर देन है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी से, तो इसका भी ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब समझते हैं कि नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी ग्रेटर देन होगा ए और बी बी से, तो नेगेटिव डेविएशन फॉर्म करता है। अगर पी नॉट ए काई बी ग्रेटर देन होता है पी ए से और पी बी लेसर देन होता है पी नॉट बी काई बी से, तो नेगेटिव डेविएशन फॉर्म करता है। हेयर डेल्टा एच मिक्स इज लेस देन 0 और डेल्टा एच मिक्स इज नेगेटिव। देखिए, चलिए देखते हैं कि कैसे। अगर ये सॉल्यूशन एक ऐसा कंटेनर है जिसमें ए का सॉल्यूट है और दूसरे में बी, और दोनों को मिक्स करने के बाद ए बी का मिक्सचर बन रहा है। ए का डेल्टा एच 20 मान लेते हैं और बी बी का डेल्टा एच 25 और डेल्टा एच 2AB का -60। डेल्टा एच को जब सम करेंगे तो +20 + 25 -60 -15 होने वाला है, जो कि लेस देन 0 है, जो कि नेगेटिव डेविएशन में ही होता है।
और डेल्टा वी मिक्स भी लेस देन 0 होता है। मान लेते हैं कि एक कंटेनर में 100 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ए है और दूसरे में 90 ml, और जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें 150 ml बन रहा है। तो डेल्टा वी मिक्स जो होने वाला है वो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होने वाला है, मतलब 150 माइनस 190 दैट इज़ माइनस 140। डेल्टा वी मिक्स here लेस देन 0। Common example of negative deviation are HNO3 and water, chloroform and acetone, acetic acid and pyridine, hydrochloric acid and